यस तो सर स्वागत है आपका। एंड सर को इंट्रोड्यूस कराना मैं आप सब लोगों के सामने। सर लगभग 1100 लोग हैं जो आज हमें यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। और मैं बताऊं सर, जब मैं आपसे मिला था जनवरी के टाइम पे, आई थिंक 4-5 जनवरी के आसपास की ये बातचीत रही होगी जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। और जब मैंने पहली बार आपके बारे में सुना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना, मुझे लगा पता नहीं ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ से। मतलब सर मेरे एक बहुत बड़े मेंटोर हैं और सब लोग जानते हैं, हम सब उनको पहुंचाते हैं, अभिषेक सर। उन्होंने बस मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तू एक बार मेरे कहने से इनसे मिल ले, और मैं आपसे मिलने आया था। और मैं सच बताऊं, मेरा माइंडसेट इतना मतलब था कि पता नहीं कि ठीक है सर ने बुलाया तो मैं सुन लूंगा और फिर मैं निकल जाऊंगा, ये सारी चीजें मेरी थी। लेकिन आपसे मेरी बातचीत हुई और आपने जो विजन शेयर किया केमिकल फ्री वर्ल्ड का, आपने जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट अच्छे बताता है, हालांकि उस पर हम बातचीत करेंगे। तो आपने जो विजन बताया एंड उसके अलावा जो जो आपकी नॉलेज थी हर एक चीज के प्रति, मैंने मतलब जितना मुझसे हो सकता था मैंने वो सारे क्वेश्चन आपसे उस दिन भी पूछे थे। और क्योंकि उस दिन मैंने अकेले पूछे थे तो मैं अकेला वहां पे सेटिस्फाई हुआ था। आज मैं लाइव आया हूँ सारी चीजों को करके, तो आज मैं सबके सामने वो सारे क्वेश्चन अगेन आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन सर थोड़े फिर से तीखे हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जरूरी हैं, सब जो क्वेश्चन है सच में होने चाहिए वो क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा। तो right. सबसे पहले तो सर हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमारे जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए। ब्रीफ इंट्रोडक्शन वही है सर, टेक्निकल बैकग्राउंड 2004 टू 2008 जो बैच है इंजीनियरिंग का, उसमें आईपी यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग को परसू किया। और 2004 के अंदर ही पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बेसिकली कदम रखा। वी स्टार्टेड विद सेम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उसका एसोसिएशन रहा। इबत से करियर को स्टार्ट किया। एक लंबा सफर डायरेक्ट सेलिंग में, काफी कंपनीज में टीम बनाकर डेवलप करके इंडिया लेवल पे नेटवर्क करके काफी कुछ लीड किया। लेकिन आफ्टर 2011 जब एक एमएलएम में छोटा सा कह सकते हैं कि डिस्टरबेंस आया, उसके बाद लगा कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा करना है तो उस बड़ा करने के लिए काफी कुछ समझना और सीखना भी जरूरी है। टीम बनाना आ गया है, चीजें करनी आ गई है, कल्चर करना आ गया है, पैसा बनाना आ गया, प्लान समझ आता है, बट अभी इंडस्ट्री को लेकर विजन क्लियर उस लेवल पर नहीं है और मे बी गवर्नमेंट भी सिचुएशन में नहीं है। तब कुछ टाइम एफडीएसए की जो डेडिकेटेड बॉडी है उनके साथ काम किया ताकि कानून आ सके, उसकी समझ की। अलग अलग फीकी डायरेक्ट वगैरह में जाके भी पार्टिसिपेशन करके काफी काम किया। और साथ में इन सब चीजों के एक चीज जो थी उस टाइम पे, जो आपने रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की कही, 2011 में मैंने पहली बार इस बात को समझा और सुना कि बिजनेस जो भी होता है उसका मतलब है लास्ट में समाज सेवा होनी चाहिए। और उन्होंने उस सेशन में एक और बहुत ब्रीफ बात किया कि अगर आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस किस लायक है, या लायक है भी या नहीं है, बड़ा होगा या नहीं होगा, स्केल अप होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने कहा इस चीज को एनालाइज करिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आने से पहले आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आपने काम किया, प्रोडक्ट बेचा है, उसमें सर्विस बेची है, कुछ भी किया है आपने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से पहले और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद उन दोनों चीजों में क्या अंतर आया है। अगर वो अंतर पॉजिटिव में है, वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यू आर डूइंग ए गुड बिजनेस। और अगर वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट ना करके केवल आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट्स ए नेगेटिव बिजनेस। वो अगर आज है भी तो कल नहीं रहेगा। ये चीज उस टाइम पे बहुत क्लियर हो गई और मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी ही किसी चीज की या सोच की मैं तलाश में था कि जो काम हमने इतना सा किया इतने टाइम में, हमें कोई ऐसा काम करना पड़ जाए कि जिसमें ह्यूमैनिटी का फायदा हो, सोसाइटी का हर एक व्यक्ति का फायदा हो, तो वो तो हम आग लगा के कर सकते हैं। अगर 3-3 साल में, 2-2 साल में 10-10 लाख लोगों का नेटवर्क हमने क्रिएट किया है इस चीज के, इस विजन के साथ कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बेटर हो जाएंगे, हमारे भी, टीम के भी। अगर हमारे भी बेटर हो जाए, टीम के भी बेटर हो जाए, हर व्यक्ति जो सिस्टम में सुने और कैसे भी एंगेज हो, अगर उसकी लाइफ में बेटरमेंट आ जाए, तो फिर तो मैंने कहा कि 150 करोड़ लोग जोड़ देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो बिजनेस को स्केल कर सकते हैं हम 0 to 100% पॉपुलेशन में। तो वहां से छोटा सा सफर रहा, उसी के चलते फिर दारुशनाइन का 2018 में स्टार्ट हुआ। कंपनी को हम लोगों ने फाउंड किया। ओके
सर थोड़े से हम फैक्ट्स की अगर बात करें, आज दार्जिलिंग को 4 साल हो गया, तो इस 4 साल में आज कहाँ तक दार्जिलिंग पहुंचा है और किस विजन के साथ में आप इसको आगे लेके जा रहे हैं, थोड़ी सी इस पे भी बातचीत करना चाहें। देखिए, दारुजनान का पोचा ज्यादातर लोग बताना चाहते हैं कि उन्होंने फाइनेंशियली क्या अचीव किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल अचीवमेंट्स ही डिस्क्लोज करने के अचीवमेंट्स है कि हमने क्या बड़ा कर लिया, क्या नहीं बड़ा कर लिया। लेकिन मैं 2-4 फैक्टर से बड़ा खुश हूँ। मैं मैथमेटिक्स को समझता हूँ, सिंपल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स को समझता हूँ। आपने कितना करोड़ किया, कितना लाख किया, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। जो चीजें मटेरियलिस्टिक है, जो मेरे अचीवमेंट्स है, मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। पहली चीज, सिंस इंसेप्शन 2018 से 2022 तक जितने भी बैलेंस शीट्स हमने फाइल करे हैं, जो भी हैं, उनमें जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने हाईएस्ट अचीव किया। यानी कि दर्ज सब लोग बोलते हैं हम फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बेसिस नहीं पता। लेकिन जो परसेंटेज ऑफ जंप इन टर्नओवर है इन दर्ज दैट हैज बीन द हाईएस्ट इन इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 4 years। तो वो मैं उसको बड़ी चीज मानता हूँ। उसको मैं बड़ी चीज इसलिए मानता हूँ कि टर्नओवर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट शोज पीपल इंटरेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। जबकि हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे लाउड नहीं है, दूसरी कंपनीज के लोगों को अप्रोच नहीं करते हैं, कुछ भी इस तरीके से नहीं करते जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस डायरेक्ट सेलिंग में हैं, बहुत रिस्ट्रेन्ड और रिफ्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव करते हैं कि अपने ही लोगों के साथ में अपने ही बिजनेस को बूम करते हैं। उस हालत में ये जो बिजनेस एक्सपेंशन है, ये बड़ी चीज है। यानी कि किस कदर स्टेबिलिटी हमारे जुड़े हुए एसोसिएट्स को देता है, वो चीज मुझे कॉन्फिडेंस देती है। सेकेंड अचीवमेंट जो मैं बोलूंगा हम लोगों ने की, दैट इज इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशंस। यूएसडी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हासिल किया डायरेक्ट सेलिंग में, और आज से 3 साल पहले हासिल किया, और लगातार कंटिन्यूअसली अभी तक पिछले 3 साल से हम एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन बने रहे डायरेक्ट सेलिंग में जिनके पास यूएसडी ऑर्गेनिक लाइसेंसिंग है, सर्टिफिकेशन है। इको सर्टिफिकेशन हम लोगों ने हासिल की, मोस्टली पीपल डोंट नो। यूएस एफडीए बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स को फॉर्मुलेट किया, वो हम लोगों का बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं सर। हीट रेजिस्टेंस प्रोबायोटिक प्रोडक्ट को इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया, उसका हम लोगों को बहुत अपना अचीवमेंट का प्राउड है कि पिछले 4 साल में हमने ये अचीव किया। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी जो 3 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई थी, वो आज 180 प्लस प्रोडक्ट के साथ परफॉर्म कर रही है, जिसमें से 50 प्लस ब्रांड्स या 50 प्लस प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। नोट कंपनी, नोट लीडरशिप, नोट चेक्स, प्रोडक्ट अपनी जगह बना चुके हैं। पीपल नो अस बाय द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कि इस प्रोडक्ट से हम कंपनी को जानते हैं। ऐसे बहुत प्रोडक्ट है कि लोग में हमारे जीआईटी को ज्यादा जानते हैं, दर्जनन का नाम कम जानते हैं। हमारे टीसी की पहचान लोगों में ज्यादा है, दर्जनन का भले ही कम हो। तो ये हम लोगों का बहुत फंडामेंटल अचीवमेंट है कि विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमने अपने प्रोडक्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट कर दी। यही विजन का वो पार्ट भी है कि आगे हम किस तरीके से जा रहे हैं। अगर वो बात सच है कि पूत के पाव पालने में दिखते हैं, तो दारुजनाइन के पाव बहुत खूबसूरती के साथ डायरेक्ट सेलिंग में एटलीस्ट बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ रहे हैं। और ये सब मैथमेटिकल है, तो पढ़ा लिखा है आदमी तो खैर हमारे को चैलेंज नहीं कर सकता। 70% इंडिया जो एजुकेटेड है और लॉजिकल है, वो कम से कम हम लोगों को 100% सपोर्ट करेगा। चलिए ठीक है सर, तो आप पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। फाइनली आपसे उन टफ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो अंदर के जो सारे, जो मैंने पहले भी पूछे थे और मैं आज भी पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर कि मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखता हूँ कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि अच्छे प्रोडक्ट को किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बेचा जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ कॉन्सेप्ट बेचा जा रहा है, प्लान्स बेचे जा रहे हैं। हमारा ये लेग प्लान है, हमारा 2 का है, हमारा 4 का है, हमारा 6 का है, हमारा मल्टी लेग का है। तो 50 तरीके के प्लान है सर, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि पहले हमने 2 लाख के अंदर काम किया, हमारे अकॉर्डिंग वो सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर हमने जनरेशन में काम किया, हमारे लिए जनरेशन सबसे अच्छा था। और सर देखिए, काम तो हमें हर जगह करना था। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूँ। पहला, कि प्लान एक्चुअल में किस तरीके से बेहतर होते हैं, क्या इस पे कोई वो है कि दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है मेरा, कि जो 2 लाख प्लान होते हैं इनके बारे में बोला जाता है कि सर ये प्लान लॉन्ग टर्म नहीं होते, इलीगल होते हैं। मैं सीधा पूछ रहा हूँ सर, हो सकता है आपको थोड़ा गलत लगे, बट मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि ये इलीगल होते हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलते, और ये प्लान मतलब पूरी मतलब सही नहीं होते एक तरीके से। तो इसमें आप क्या कहेंगे,
2 लाख प्लान के बारे में, और आपके अकॉर्डिंग ये प्लान किस तरीके से होता है, ये मैं जानना चाहूँ। दो तीन चीजें हैं सर। मैं ये मानता हूं कि जो सिर्फ कॉम्पनसेशन प्लान के बेसिस पे किसी चीज का कंपैरिजन चाहता है, वो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहका हुआ आदमी है। मेरा बड़ा सिंपल है कि आज ये नहीं कि हम एक एडवांटेजेस पोजीशन में हैं, मैं आई वॉश मार्केट करूं और 2 लाख क्या होती है उस पावर को चिल्लाने लग जाऊं और अगेंस्ट मल्टी लाख बात करें। तो मुझे लगता है हम नए युवा जो लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उन्हें भी बहका देंगे, और कोई पढ़ा लिखा आदमी आना चाहता है हम उसे भी बहका देंगे। प्लान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज 2-3 फैक्टर्स हैं जो प्लान को डिसाइड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में कितना है। हर किसी कंपनी के पास मान लीजिए बांटने के लिए 1 रुपया है, तो कोई चवन्नी चवन्नी के 4 सिक्के बांटेगा, 25-25 पैसे के 4 सिक्के बांटेगा, या कोई 10-10 पैसे के 10 सिक्के बांटेगा। गणित इसके अंदर या बाहर कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 1 रुपए में से 15 रुपए बांट रहा हूं, तो ये तो वो एक कैलकुलेशन है कि वो पहले भागेगा या लोग पहले भागेंगे, इन दोनों में से एक चीज को डिसाइड होगा, जिन्हें हम फ्रॉड कंपनीज कहते हैं। दूसरी बात, ये पीड़ादायक स्थिति है कि क्यों यंगस्टर्स को बहकाया जाता है कि 2 प्लान इलीगल होते हैं या 15 प्लान लेग वाला प्लान लीगल है। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। मैंने नॉन मैथमेटिकल बात बोलता हूँ। मैथमेटिकली क्या ट्रू है सर? मैथमेटिकली ये ट्रू है कि अगर आप मल्टी लेग से ऑपरेट करते हैं, मल्टी लेग से फंक्शन करते हैं, तो एज एन इंडिविजुअल आपका इनकम साइकिल ज्यादा बड़ा होगा। ये ट्रेडिशनल मार्केट में फ्रेंचाइजी करने से भी होगा। आप खुद का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसमें टाइम आपका इनकम कम होगा। अगर आप उस रेस्टोरेंट की 10 फ्रेंचाइजी चलाते हैं तो आपका बिजनेस ज्यादा होगा। 50 फ्रेंचाइजी चलाएंगे तो और ज्यादा होगा डायरेक्ट में। ये सिंपल मैथमेटिकल रूल है, इसमें मतलब बहकाने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2 लेग में करते हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज, लेट्स से बिजनेस प्लान किस तरीके से है, ना कोई 2 लेग है ना कोई मल्टी लेग है, ये सब एक आई वॉश है, चाहे वो हम भी हैं चाहे कोई भी है, बिल्कुल फ्रेंक बातचीत है। मल्टी लेग और 2 लेग का क्या मतलब है सर? जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिसाइड किया, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस था, लेट्स से वो 100 रुपए था, उसमें से कंपनी ने कहा कि ऑन एन एवरेज मैं 40 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। इस 40 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन मतलब 100%, क्योंकि मल्टी लेवल लेग प्लान है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, तो परसेंटेजेस होंगे, क्योंकि बहुत सारी लीडरशिप में छोटा छोटा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मेरे को डेप्थ को संभालना है। तो उस सिचुएशन में मेरे को जब ये परसेंटेज फर्दर डिवाइड होगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं इनको 100% पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या 2 लेग में खत्म कर पा रहा हूं, मतलब डेप्थ में और विड्थ में 2 में बिजनेस होगा। तो मेरे प्लान की कंडीशन क्या है कि क्या 2 लेग में भी काम करने से आदमी 100% डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव कर सकता है? अगर ऐसा कर सकता है तो वो 2 लेग प्लान है। अगर वो 5 लेग से अचीव कर सकता है तो वो 5 लेग प्लान है। अगर 100% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 10 लेग खोलनी पड़ती है तो वो 10 लेग का प्लान हो गया। लेकिन ना 2 लेग टूटती है, ना 5 लेग टूटती है, ना 10 लेग टूटती है। अगर कोई 10 लेग का प्लान है तो वो डेप्थ के मामले में थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। 2 लेग का प्लान है, थोड़ा कम स्टेबलाइज करेगा, क्रैश कोई नहीं होगा। सिर्फ एक ही फंडामेंटल चेंज आएगा, 10 लेग के प्लान में लोग एज एन इंडिविजुअल ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन 2 लेग के 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अंदर बहुत ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे। यही इन दोनों फंडामेंटल्स में सिचुएशन में डिफरेंस है। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर अगर आप 2 लेग में 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अ कंट्री जो मैसिवली पॉपुलेटेड है और जहां की नीड बहुत इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। यानी डायरेक्ट सेलिंग में यूएस के अंदर वो लोग आते हैं जिन्हें सरकार का बैकअप है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में वो व्यक्ति आता है जो खुद के दम पे खड़ा है। अगर कल उसके एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करने वाली है। कल उसकी वाइफ है, प्रेगनेंसी होती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करने वाली है। ये बेरोजगार रह जाता है तो गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ता नहीं देने वाली है। ऐसी किसी सिचुएशन में जिस टीम को हम रिक्रूट कर रहे हैं, लीडरशिप पे बहुत मैसिव प्रेशर आ जाता है कि उन बच्चों को जल्दी सक्सेसफुल निकाले, और वो बच्चे भी बहुत जल्दी में रहते हैं कि हम भी सक्सेसफुल हों, बहुत तेजी से हों। ऐसी सिचुएशन में सर गलत कमिटमेंट्स हो जाते हैं,
एक बच्चा 500 रोगों को एक प्रोडक्ट से ठीक करने लग जाता है, कुछ अनहोनी अटपटी बातें करने लगता है। आदमी जल्दी जुड़े इसलिए उनको प्रभावित करने के लिए बोलता है मैं 1 साल में हवाई जहाज खरीद लूंगा, मैं प्राइवेट चार्टर बुक कर दूंगा। वो चाहता है कि इसका इतना बड़ा सपना और कमिटमेंट देख के कोई व्यक्ति इसके साथ जुड़ जाए। प्लान्स के साथ केवल इतना मैनिपुलेशन है। अगर आप 2 लाख में 100% पैसा बांट देते हैं, उसके बाद अगर कंपनी ये भी बोल दे कि आप चाहो तो तीसरी खोल सकते हो, चौथी खोल सकते हो, तो मैं इसे भी 2 लाख प्लान ही बोलता हूं। आप अगर 4 लाख में पैसा बांट देते हो तो ये तो नहीं है कि कंपनी जो 4 लाख में पैसा बांट रही है मना कर रही है। अभी कोई बोले कि वेस्टीज कितने लाख का प्लान है, तो मेरे ख्याल से हम अनलिमिटेड लैक्स खोल सकते हैं। एमवे कितनी लाख का प्लान है, अनलिमिटेड लाख का प्लान खोल सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एमवे इनफाइनाइट लैक्स का प्लान है? तो वो नहीं है। जितने में 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो उतने लाख का प्लान है। एमवे में आप 1000 लोग बनाइए, 10,000 टीम जोड़िए, 50,000 लोग डायरेक्ट जोड़िए, तो क्या कोई एमवे को बोलता है कि ये 50,000 लाख की कंपनी है, ये 50,000 लाख का प्लान है? या वेस्टीज में कोई व्यक्ति बोलता हो कि मेरा वेस्टीज में 500 लाख का प्लान है, आप 4 लाख का प्लान कर रहे हैं, कोई 5 लाख, नथिंग लाइक दैट। तो ये सब एक कॉमन ऐसा एरर है जिसकी वजह से मुझे लगता है हम पढ़े लिखे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के लिए नेगेटिव कर लेते हैं। रेदर टॉकिंग ऑन मैथमेटिक्स, हम बस ये बताते कि मेरा मल्टीपल लेग है तो मैं बहकाने के लिए बोल दूंगा बाइनरी इलीगल है या 2 लेग इलीगल है। 2 लेग इलीगल है सर, मैं भी मानता हूं इलीगल है, स्पष्ट मान रहा हूं लाइव पर। तो इलीगल चीजों को कहीं डिफाइन किया जाता है, आईपीसी के अंदर किया जाएगा, किसी एक्ट के अंदर इलीगल किया जाएगा। मैं आज तक की डेट में तो लाइव चैलेंज कर रहा हूं पंकज जी, अभी तक जब हम कर रहे हैं, मुझे भारत सरकार के किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में, गेजेटेड डॉक्यूमेंट में इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी व्यक्ति या किसी कोर्ट की जजमेंट में अगर मुझे ऑन पेपर ये बात दिखा दे कि 2 लाख का प्लान इलीगल डिक्लेयर हुआ है, तो हम रेडी टू डू एनीथिंग। तो ये सब फर्जीवाड़े हैं। हम ज्यादा तर्क पे बात करें, साइंस पे बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे लोगों की न्यू रिक्रूटमेंट आएंगी, रेदर देन हम अपने ही जुड़े हुए लोगों को बहकाएं। उससे तो मुझे लगता है हम अपने बच्चों को और कमजोर कर लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को और पथ भ्रष्ट कर देंगे। तो इस सवाल का जवाब सिंपल है सर, बाइनरी इलीगल है, 2 लाख इलीगल है, मैं मानता हूं, जस्ट एक डॉक्यूमेंट का प्रूफ का बात कर रहा हूं। कहानियां तो पंचतंत्र की मैं भी सुना सकता हूं सर, आप भी सुना सकते हैं, और मेरे ख्याल से हर कोई पंचतंत्र की कहानियां सुना सकता है। सबूत के साथ बात करें तो सफाई देने में भी मजा आएगा। स्टोरी को प्रोपेगेट करेंगे सर तो स्टोरी का कोई आधार नहीं होता है, तो वो सब मूर्खतापूर्ण होगा, तथ्यपूर्ण नहीं होगा। तो मैं कुछ तथ्यपूर्ण बातों को ही महत्व देता हूं। मुझे लगता है कि मेरे कान में जो बात डाली जा रही मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना, जो चीज मुझे डॉक्यूमेंटेड करके दिखा दी जाए मैं उस पर बिलीव करना पसंद करूंगा। मार्केट में हर प्रोडक्ट बोलता है वो ऑर्गेनिक है, मुझे सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो समझ आता है सर, वरना मुझे लगता है कि मेरे घर में सब कुछ ऑर्गेनिक है, मेरे यहाँ तो पेन भी ऑर्गेनिक है, बस सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं इन बेहुदा बातों के थ्रू चीजों को डील नहीं करता। तो मुझे लगता है हर आदमी को मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली जाना चाहिए। तो 2 लाख, मल्टीपल लाख, 50,000 लाख की ये सब बुनियादी कहानियां हैं। क्लैरिटी सिर्फ बड़ी सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन का 100% कितने लाख में है। उसके बाद कंपनी का सॉफ्टवेयर 3 लाख खोलना अलाउड करे या 30,000 खोलना अलाउड करे। अगर 2 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन 100% अचीव हो गया तो कोई आदमी यानी 2 लाख भी चला के 100% डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव कर सकता है। तीसरी खोलना चाहे खोले, चौथी खोलना चाहे खोले, ना खोलना चाहे ना खोले। लेकिन जहां पे बात ही ये है कि 2 लाख खोल के आप 40% कमा पाएंगे, तीसरी से 50 कमा पाएंगे, फोर्थ से 60 कमा पाएंगे, तो मुझे लगता है सर ये एक्स्ट्रा विड्थ ओपनिंग का इंडियन पब्लिक पे, जो बेचारी ऑलरेडी पहले से प्रेशर में, थोड़ा प्रेशराइज करती है चीजों को। बस मेरा इतना ही मानना है सर। ठीक है सर, आपने ये चीज समझाई, हमें समझ आया। उसमें एक क्वेश्चन आपने ये ऐड कर दिया था कि ठीक है कहीं गवर्नमेंट कहीं डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में नहीं है, वो हमें भी नहीं मिला। तो अभी एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मैं पूछ ही लेता हूँ सर कि 28 दिसंबर को नए रूल्स आ गए हैं, और ये हम सबके लिए अच्छी बात भी है। लेकिन जब ये रूल आए तो बहुत सारे लोग पैनिक भी हुए थे कि पता नहीं बहुत सारी कंपनियों को अपने अंदर बदलाव लाना होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ दार्जुन 9 नए रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को कितना स्टैंड करती है, और क्या कोई चैलेंज आ सकता है लॉन्ग टर्म में? इस पे मैं थोड़ा सा आपसे क्लियरिटी चाहूंगा। दो चीजें सर, हम 100% कंप्लाइंट है, पहले दिन से भी कंप्लाइंट, और इसी कारण नोटिफिकेशन के बाद हमें कोई मेजर चेंजेस अपने यहाँ पर नहीं करने पड़े हैं।
इन टर्म्स ऑफ लीगलिटीज की बात करें, कंप्लायंसेस की बात करें, तो वो फर्स्ट डे से हम स्टैंड आउट है हर चीज को लेके। अब सेकंड चीज की बात करते हैं सर। इस क्वेश्चन का बड़ा इजी आंसर है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, नहीं है तो हमारे से ले सकता है। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग वीडियोस भी कर चुके हैं, इट्सा कर चुकी है, एसोचम कर चुकी है, पीएलसी चैम्बर्स कर चुका है, एडीएससीआई कर चुकी है, आईएस हेम पांडे जी कर चुके हैं। उन लोग को समझते हुए आज एक कोई भी व्यक्ति जो एवरेज पढ़ा लिखा है वो भी दर्ज9 को या किसी भी कंपनी को टेस्ट कर सकता है। तो जब डॉक्यूमेंट हाथ में लेके कोई भी व्यक्ति दर्ज9 को पॉइंट दर पॉइंट चेक कर सकता है, तो वो भी यही बात बोलेगा कि 100% कंप्लाइड कंपनी है, 1000%। ओके, हाई ओपन, क्योंकि लोग बहकाएंगे तो बहकावे में क्या आना। डॉक्यूमेंट सामने रखिए, पॉइंट दर पॉइंट मैच कर लीजिए। चलिए ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है मेरा जो मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि चूंकि हमने जब शुरुआत की थी, मैंने सर 2015 में शुरुआत की थी, एंड सर मैं किसी के कोई नाम भी नहीं लेता, मैं कभी कोई बुराई भी नहीं करता, ये कभी नहीं, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं से कोई चीज सीखी है। बट मैं सिर्फ उस पर एक चीज पे जाना चाह रहा हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी 2015 में, तो वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं था। तो हमारा माइंडसेट क्या था कि यार हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम इंजीनियर लोग हैं, हम टॉपर लोग हैं, है ना, तो हम ये तेल साबुन ये प्रोडक्ट थोड़ी ना बेचें। उस टाइम पे हमारा माइंडसेट ये था। फाइनली 3-4 साल के बाद हमें रियलाइज हुआ कि प्रोडक्ट हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज जब हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में देखा, इंग्रेडिएंट्स, इन चीजों को देखा, तो मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई बोलता है लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है कि क्या बोलते हैं कि प्लान इंपॉर्टेंट है, आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का क्या रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्ट कितना जरूरी है? सर देखिए, सफलता एमएलएम में या ट्रेडिशनल कंपनीज में भी पंकज जी, ये बैलेंस पर आधारित है। मेरे हिसाब से आप बात करेंगे तो ना तो ये प्रोडक्ट पर आधारित है, ना ये लीडरशिप पर आधारित है, ना ये कंपनसेशन पर आधारित है, ये सबके बैलेंस पर आधारित है। एक परफेक्ट बैलेंस होगा। लीडरशिप सर काम को डायरेक्शन देगी। जो फ्रेशर काम करने आए हैं, जो बच्चे काम करने के लिए आए हैं, वो काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, करियर बिल्ड करना चाहते हैं, जानते नहीं है करना क्या है। स्पीड बहुत है, फरारी के इंजन आ गए हैं, फरारी रोड पे उतर गए, ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है। इनको सही दिशा में लेके जाना, इन बच्चों को आगे बढ़ाना, इनको करियर का अचीवमेंट दिलवाना, ये काम है सर लीडरशिप के हिस्से में। लीडरशिप के बाद ये जो लोग करेंगे सर, इन लोगों को जाके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना है और फील्ड वर्क करना है। फील्ड वर्क से ये भी गल लीडरशिप के अंदर अपग्रेड होंगे। अब सवाल आता है कि प्रोडक्ट का क्या यूज है। सर लीडरशिप इन लोगों से काम करवा रही है, लेकिन काम क्या करवा रही है, किस दिशा में आगे बढ़वा रही है। लीडर्स तो तभी बनेंगे ना जब ये सक्सेसफुल होंगे। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुए तो लीडर कैसे बनेंगे। अगर पंकज जी ने कुछ बहुत अच्छा किया, समाज को दिया, समाज उसको अप्रिशिएट करती है, सोसाइटी उसको अप्रिशिएट करता है, तो पंकज जी दूसरों को बता सकते हैं कि कैसे आपको भी सोसाइटी अप्रिशिएट करेगा, आप क्या काम करिए। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा काम किया कि मेरे काम करने से मुझे गालियां मिली, प्रोडक्ट घटिया था, एक बार दे दिया गया, अगर मुझे उस चीज से गालियां मिल रही है तो मैं दूसरों को भी क्या मोटिवेट करूंगा। मैं उसमें आगे ही नहीं बढ़ा पाऊंगा, लोगों को मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा सर। तो ये जो है एक सिचुएशन जो है यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट बन जाती है। प्रोडक्ट का रोल 100% है सर। प्रोडक्ट अगर क्वालिटी नहीं है तो लीडरशिप को, बेचारी को, अपनी टीम को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन पे ड्राइव करना पड़ता है। वो सुबह से शाम तक कहानियां सुनाएगा, जोश दिलाएगा, 1000 इवेंट सिर्फ मोटिवेशन पे रखेगा, तो वो 70% अपने लोगों का टाइम मोटिवेशन में खराब करेगा। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो कंज्यूमर रिपीट नहीं आएगा। एक व्यक्ति एक बार सेल करने निकलेगा और सिर्फ एक ही बार जिंदगी में उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो हो जाएगा। पहले ही आते ही एक बच्चा रिटेल करने का कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएगा, तो उसकी इनकम स्टार्ट होने में बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। उसे टीम बनानी पड़ेगी। प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है तो प्रोडक्ट नहीं कर रहा, कम से कम टीम बनाओ। टीम बनाना, टीम डेवलप करना, टीम मैनेज करना, ये सर प्रोडक्ट के रिटेल करने से ज्यादा कॉस्टली,
मेहनत के और बड़े सारे अलग तरीके के काम है। अगर यहीं पे प्रोडक्ट काम करता है तो प्रोडक्ट ही हमारी टीम की मोटिवेशन बन के जिंदा रहता है, सोसाइटी भी हमारे साथ एंगेज होके हमारे बिजनेस को प्रमोट करने लगती है। प्रोडक्ट अगर इजी रहता है तो लीडरशिप को भी एक चीज का क्रेजीनेस आने लगती है कि मुझे कंफर्ट जोन में नहीं जाना। मैं अब तक 1 लाख जिंदगियों तक अच्छा प्रोडक्ट पहुंचवा चुका हूं और मैंने अभी तक 1 लाख जिंदगियों में बदलाव लाया, वो लोग मुझे मानते हैं, इज्जत देते हैं, तो वो व्यक्ति कंफर्ट जोन में नहीं जाएगा, मुंह नहीं छिपाएगा। वो ये चाहेगा मैं 10 लाख लोगों तक ये सब अपने थ्रू कैसे पहुंचाऊं, मैं अपनी टीम को 50 लाख लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि जहां तक वो पहुंच रही है वहां से आपको इज्जत मिल रही है। तो प्रोडक्ट अपने आप चल के नहीं जा सकता पंकज जी, वो लीडरशिप भी पहुंचाएगी। लेकिन लीडरशिप एक बार प्रोडक्ट बिकवा देगी, 12 बार, 15 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार जिंदगी भर लीडरशिप प्रोडक्ट नहीं बेच सकती सर। नो डाउट लीडरशिप को सैल्यूट है, बहुत ही काम की चीज है, लेकिन एक बार बेचने के लिए काम की चीज है सर, 2 बार के लिए, 100 बार के लिए नहीं है। और मैं जो बोलता हूँ वो एक ही बात बोलता हूँ, एक बार की बिकी हुई चीज 100 बार की बिकी हुई चीज से 100 गुना कम टर्नओवर करती है। प्रोडक्ट का आपको क्या महत्वता है वो यहीं से समझ आ जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार की बिकी हुई चीज 100 बार की बिकी हुई चीज से 100 गुना कम टर्नओवर करती है। और ये हम सब जानते हैं, टर्नओवर होगा तो पेमेंट्स आएंगे, पेमेंट्स आएंगे तो लीडरशिप ग्रो करेगी, फ्रेशर ग्रो करेगा। तो प्रोडक्ट को परफॉर्म करना 100% जरूरी है। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं बोलता हूं कि एटलीस्ट प्रोडक्ट का रोल 60% है चीजों को सिंप्लीफाई करके ग्रोथ दिलाने में। वहीं पे अगर प्रोडक्ट का रोल कम हो जाता है तो लीडरशिप उतनी ही टफ होने लगती है और बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत पड़ने लगती है। प्रोडक्ट काम कर रहा है तो कम स्किल का बच्चा भी एटलीस्ट पैसा निकाल ले जाएगा, काम कर जाएगा। तो सर इसमें ये है, जैसे आज हम किसी से भी मिलते हैं, जैसे पिछले लगभग 1-2 महीने में मैं लगभग बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, कई एमडी से मेरी मुलाकात हुई है, कई, क्योंकि जब हम इस चीज में थे तो हमें हर चीज को जानने का मौका मिला और हर किसी से हम मिले। मैं यहाँ अगेन किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि हर कोई बताता है कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट में बहुत क्वालिटी है, सारी चीजें हैं, सब अच्छा ही बताता है, कोई अपने प्रोडक्ट को बेकार नहीं बताता है। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करें कि आपका प्रोडक्ट अलग है या उसमें ऐसी क्या खास बात है, ये हम थोड़ा सा जानना चाहें। बड़ा आसान सवाल है पंकज जी, मैं बताता हूँ, हमारी क्वालिटी टॉप है, हमारी क्वालिटी बेस्ट है। ये सब ना एक ऐसा शब्द है जो रटा हुआ है, एक दूसरी क्लास के बच्चे को भी लेके आऊंगा ना तो वो भी यही बोलेगा। बुजुर्गों की कहानी कहावत है कि अपनी बेटी को कोई बुरा नहीं बोलता। तो ना तो मैं अपनी बेटी को बुरा बोलने वाला हूं सर, ना कोई अपनी बेटी को बुरा बोलने वाला, ये कल्चर है। हर कोई उसको बेस्ट बोलेगा। दो चीजें हैं सर, बेस्ट बोलने के लिए नॉलेज नहीं लगती, बेस्ट बोलने के लिए नीयत नहीं लगती, आपका इरादा नहीं लगता, सच भी नहीं लगता, झूठ भी नहीं लगता, बस थोड़ा सा जबान हिलाइए, मुंह से बेस्ट क्वालिटी निकल जाती है। लेकिन एक कागज और पेन दे दीजिए और उनको बोलिए कि कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के दे रहा हूं, आप इसके 10 कारण लिख दीजिए कि इसको बेस्ट कैसे कहा, और 5 कंपेटिटिव ब्रांड्स भी लिख दीजिए कि उनके मुकाबले आप कैसे इस प्रोडक्ट को बेस्ट बोल सकते हैं। सर मैं बेस्ट डिक्लेयर कर रहा हूं, बेस्ट ना कंपैरेटिवली डिक्लेयर होता है सर। वर्ब का फॉर्म है गुड बेटर बेस्ट, मतलब कुछ गुड रहा होगा तो कुछ बेटर रहा होगा, कुछ बेटर है इसलिए आप बेस्ट हो। तो आपको बेटर और गुड का तो पता होना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को मिलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, बोलते हैं कि मेरी कंपनी नंबर 1 है। तो मैंने उन्हें हमेशा एक बात बोली कि मैं एक चीज सोच के आया हूं, मुझे नंबर 1 कंपनी नहीं करनी है। नंबर 1 कंपनी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि वहां पर बहुत सी भीड़ है। तो तू मुझे ये बता दे नंबर 2 कौन सी है, मैं वो कर लूंगा। तो बोलता है यार नंबर 2 नंबर 3 तो मुझे पता नहीं, जिसे 2 और 3 नहीं पता उसे नंबर 1 कैसे पता है? वो जहां काम करता है बस उसको नंबर 1 डिक्लेयर करता है और उसे लगता है ये एक पोजीशन बताने से मेरा काम चल जाएगा। सिमिलरली चाहे वो एमडी और पोस्ट मैटर नहीं करती सर, जैसी मैनेजमेंट है वैसा लीडर का स्वभाव है, वैसा ही नीचे डुप्लीकेट हो रहा है। नीचे वाला बेस्ट क्वालिटी बोल रहा है, एमडी बेस्ट क्वालिटी बोल रहा है, बेस्ट क्वालिटी होती क्या है मालूम ही नहीं है, क्वालिटी क्या होती है ये भी नहीं मालूम है। क्वालिटी का बेसिक डेफिनेशन पता करिए, वो भी किसी को मालूम नहीं चलता। तो बोलते हैं हम बेस्ट क्वालिटी बना रहे हैं, तुलसी बेस्ट क्वालिटी है। पूछिए किस ग्राउंड पे बोला तुलसी बेस्ट क्वालिटी है? मसाला है, कैसे बोल दिया बेस्ट क्वालिटी है? तो पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट है सर, उस इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़िए,
उस प्रोडक्ट की डिटेल को जानिए, उसके बाद सरप्राइजिंगली उससे पूछिए 3 कॉम्पिटिटिव ब्रांड एटलीस्ट बताइए जिसके मुकाबले आप अपनी चीज को बेस्ट कह पा रहे हैं, और वो ग्राउंड्स बताइए जिनकी वजह से बेस्ट है, और वो ग्राउंड्स आपके प्रोडक्ट में हैं उसके एविडेंसेस दीजिए। ना तो मेरी बात को बिलीव करिए सर, ना किसी की बात को बिलीव करिए। अपने बारे में हर कोई अच्छा बोलना चाहता है, लेकिन कॉमन ग्राउंड्स को बिलीव किया जा सकता है, थर्ड पार्टी ग्राउंड्स को बिलीव किया जा सकता है। तो वो एक फंडामेंटल है जिसपे हमारे को काम करना चाहिए। उन्हीं आधार पर हम बोलते हैं कि दारुजनाइन बेस्ट है। रीजन बीइंग, अगर हम स्पाइसेस दे रहे हैं तो पेस्टिसाइड्स नहीं है, हैवी मेटल्स नहीं है, उसका रिपोर्ट्स है। हल्दी में 5% कुरकुमिन है, एक्टिव का परसेंटेज हमारी हल्दी में, हमारे मसालों में ज्यादा है। काली मिर्च में 6% प्लस का पिपरीन है। हमने क्लोव किया तो उसमें 12% के लगभग यूगेनोल है। तो हमारे पास ग्राउंड है उस बात को बोलने का कि आज आप ऑर्डिनरी खा रहे हैं जिसमें केमिकल्स है तो नॉन केमिकल वर्जन है। आप झूठा ऑर्गेनिक खा रहे हैं, मेरे पास सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग मैं लैब रिपोर्ट अटैच कर रहा हूँ। चौथी चीज मेरा एक्टिव कंपोनेंट ज्यादा है, और ये किसी भी ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो वो आपको पता लग जाएगा। तो कोई ना कोई हर बात को बेस्ट बोलने का पंकज जी ग्राउंड है, वो ग्राउंड है इसीलिए आप बेस्ट हो। पैरामीटर्स नहीं बता रहे हैं तो आप सिर्फ कहानियां सुना रहे हो। अगर पैरामीटर्स बता सकते हैं तो नो डाउट बोस यू आर बेस्ट। सर मैंने एक चीज थोड़ी सी रियलाइज की, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने एक चीज देखी है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट मूव होगा उतना ज्यादा टर्नओवर होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब लोग बेसिक पे काम करते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, तो उनके अंदर इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो लोगों को कन्विंस कर पाए या बहुत जल्दी एक अच्छी टीम बिल्ड कर पाए। लेकिन चूंकि हर किसी के एक सपने होते हैं, वो उसी के लिए इस बिजनेस के अंदर आता है। तो मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, और ये मैं किसी मोटिवेशन में नहीं पूछना चाह रहा सर, जस्ट चाहता हूँ कि आप एक लॉजिकल एंड क्लियर आंसर हमें दें कि एक फ्रेश बच्चे को अगर वो D9 शुरू करता है और उसको 50,000 रुपए की इनकम पे पहुंचना है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा टीम ना बना पाए, आपके प्रोडक्ट्स की पावर है, सारी चीजें, तो हमें एक कैलकुलेशन यहाँ पे मिल सकती है कि 50,000 रुपए की इनकम तक कितने दिनों में, कितने महीनों में पहुंचा जा सकता है, जो लॉजिकल हो, जो मोटिवेशन ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के ड्रीम यहाँ पे जुड़े होते हैं। क्योंकि मैंने सुना है प्रोडक्ट्स के पावर के बारे में, हालांकि वही तो मैंने यूज भी किया है, बट जो भी है रिटेल्स वगैरह जो भी है, तो उसमें मैं जानना चाहूंगा सर। दो चीजें पंकज जी, ये सवाल ऐसा है, देखिए मैं इसका टेक्निकल आंसर जरूर करूंगा, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि एक बार मैं राहत इंदौरी जी को शायद कपिल शर्मा के शो पे आए थे तो उनको सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार पाकिस्तान गया और मुझे दूसरी जगह कहीं मुशायरे में जाना था, तो जो वहां पे उनके होस्ट शायर थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि मुशायरे तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं बोला कि 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले 3 पैग लगेंगे। तो 3 पैग में हम मुशायरे तक पहुंच जाएंगे। अब ये 3 पैग से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता टेक्निकली कि वो कितना डिस्टेंस है। अगर टाइम होता होता तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता, लेकिन अब 3 पैग से 10 किलोमीटर भी ट्रेवल किया जा सकता है, और 3 पैग से हो सकता है आप 100 किलोमीटर भी ट्रेवल करें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई व्यक्ति 50,000 हमारे यहाँ से कितने दिन में कमा सकता है। मोटिवेशन, नॉन मोटिवेशन, दोनों फैक्टर्स क्या है। मेरी टीम में एक लड़का है सर, बच्चा है पंजाब से, उसने भी मुझे 5 दिन पहले मैसेज किया कि मैंने सर 1 दिन की रिटेल इनकम 22,000 रुपए कमाई है। इस आधार पे मुझे लगता है सर 2.5 दिन में कमाया जा सकता है। मेरे यहाँ पे एक लड़की है, कंटिन्यूअसली 2 से 3 लाख रुपए महीने का रिटेल कमाती है, फर्स्ट डे से कमा रही है, फर्स्ट मंथ से कमा रही है। तो मुझे उसको देख के लगता है कि सर 10 दिन में कमाया जा सकता है। लेकिन मेरे यहाँ पर एक बच्चा है सर, डेडिकेटेड है, वो भी 3 साल से है, लेकिन वो 10,000 रुपए रिटेल कमा रहा है सर, वो 2,500 रुपए के आसपास टीम कमीशन कमा रहा है। उसे देख के मुझे लगता है सर ये 3 साल में भी पॉसिबल नहीं है। अब सिचुएशन क्या है पंकज जी, सिचुएशन ये है कि प्रैक्टिकल किस ग्राउंड पे होगी ये चीज। देखिए, हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो 70% इंडियन सोसाइटी मॉनेटरीली एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में। तो अगर आप 100 लोगों को जानते हैं तो 70 लोग बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं दारुजनाइन के प्रोडक्ट को। मैं ये नहीं कह रहा 70 करेंगे, मेरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा, 70 कर सकते हैं, बशर्ते उनको बताने वाला, समझाने वाला व्यक्ति स्किलफुल हो, लॉजिकल हो,
अच्छा आदमी हो, रिलेशनशिप मजबूत हो, तो 70% पीपल कैन एक्सेप्ट द प्रोडक्ट मोनेटरली। उस 70% में से 100% प्रोडक्ट उनको पसंद नहीं आने वाला है। अब ये 70% लोग अगर 15-20 प्रोडक्ट ट्राई करते हैं तो एटलीस्ट हर व्यक्ति के घर से मैं मानता हूं ऑन एन एवरेज 2-3 प्रोडक्ट का ड्रॉप आ जाएगा। तो अगर 2-3 प्रोडक्ट का ड्रॉप आ जाता है सर, तो इस केस में 70% लोग पॉजिटिव तो रहेंगे, लेकिन 80% प्रोडक्ट्स के साथ पॉजिटिव रहेंगे। ये द रिजनाइन में सर्टेन है पंकज जी। ये एक ऐसी चीज है जो मैं आपको किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के साथ दिखा सकता हूं कि जिसने प्रोडक्ट दिया, ईमानदारी से दिया, जिसे देना आता था, 70% पब्लिक ने लिया और उसमें से 100% ने 80% प्रोडक्ट को रिटेन किया। ये 12,000 वाले बच्चे के केस में भी सत्य है, ये 3 लाख वाली बच्ची के केस में भी सत्य है, और ये जिसने 22,000 रुपए कमाए उस केस में भी ये बात सत्य है। मतलब मैं अंडर कमिटी कर रहा हूँ, इसके कुछ ऊपर ही मिलेगा आपको। लेकिन इसके बाद 50,000 कमाना नहीं कमाना है, वो 2-3 तथ्यों पे डिपेंडेंट है सर। पहली बात, आपका सोशल कनेक्शन, सोशल रेपुटेशन अच्छा कितना है। पास्ट में आपने सभी लोगों को लूट रखा है, तो दारुजन का प्रोडक्ट लेके क्या आप सोना भी लेके जाएंगे तो कोई आपसे लेने वाला है नहीं। सेकंड पोजीशन, आपके पास स्किल नहीं है, वहां पे जाके आप प्रोडक्ट को या तो बेचने लगे या गिड़गिड़ाने लगे, प्रमोट नहीं कर पाए, उन्हें ढंग से बता नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आपका एंड रिजल्ट जो है सर वो 0 है। अदरवाइज एक व्यक्ति का सोशल कनेक्शन, मॉडरेट सोशल कनेक्शन भी हो, फैमिली का उसका मिला के मॉडरेट सोशल कनेक्शन भी हो, और वो एवरेज 101 लोगों तक प्रोडक्ट रिटेल कर दे, तो वो लगभग हर महीने 50,000 रुपए की इनकम तक पहुंच सकता है। तो वो 100 लोगों तक रिटेल कैसे करता है, क्या करता है, वो उसकी पर्सनल डिपेंडेंसी है सर। अगर कर पाए तो डेफिनेटली मैं ये बता सकता हूँ 3 पैक की जगह की 100 लोगों को रिटेल करना, जहां वो 15-20 प्रोडक्ट ट्राई करा दे। उसकी टास्क क्या है, मेरे को 100 लोगों को किसी तरीके से रिटेल करना 20 प्रोडक्ट। अगर वो ये काम कर पाता है तो वो एक सब्सटेंशियल 50,000 रुपए की इनकम पे रह सकता है। मैं ये आपको क्लियरली बता सकता हूँ। टाइम और चीजें वो उस पर डिपेंडेंट है, वो इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे मैंने भी अपने लेवल पर लोगों से बात की, एक लीडर से मेरे बातचीत हुई थी, क्योंकि जब हम शुरू कर रहे थे तो हर तरह का डर होता है, तो हमने भी ऐसे लोग पता लगाए कि भैया जिन्होंने छोड़ दिया हो उन लोगों से एक बार बात करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि पॉजिटिव लोग तो सारी चीजें बताते हैं, लेकिन जो छोड़ चुके हैं उनसे आपको अंदर की सारी चीजें पता लगती हैं। तो उन्होंने बताया था कि सर मतलब टीम नहीं बनी थी, दूसरी लग नहीं चली तो नहीं, इसलिए छोड़ दिया। तो मैंने उनसे थोड़ा प्रोडक्ट का रिव्यू लिया, तो उन्होंने बताया कि आज भी मेरी टीम सारे प्रोडक्ट यूज कर रही है और लोग रिटेल से 20-25 हजार रुपए कमा रहे हैं जिन्होंने छोड़ दिया। तो ठीक है, मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये कि चलिए ठीक है सर, आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन नई है, आप प्रोडक्ट में क्वालिटी दे रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, क्या गारंटी है सर जब कल आपके पास एक बहुत बड़ा ट्रैफिक हो जाएगा, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तब आप इन प्रोडक्ट्स के साथ मतलब होता है मिलावट एंड वो सारी चीजें नहीं होंगी, इस चीज को लेके क्या कुछ आप कह सकते हैं? देखिए 2 चीजें हैं सर, बड़ा कैलकुलेटिव है। एक तो पहले दिन से ही दारुजनाइन ने खुद को सर्टिफिकेट्स में बांध लिया, जो इको सर्ट है, यूएसडी ऑर्गेनिक है। मैं इसका टेक्निकल कारण बताता हूँ 90% कंपनीज क्यों नहीं लेती। अगर आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, यूएसडी ऑर्गेनिक ले लेते हैं, इको सर्ट ले लेते हैं, उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट डिफॉल्ट कर जाता है तो आप पे केस सिविल नहीं बनता है, केस क्रिमिनल बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी लायबिलिटी है कि हमारे यहाँ क्वालिटी गिराना या मिलावट का सिविल समझौता नहीं होगा, ये क्रिमिनल समझौता होगा। अगर ये गवर्नमेंट की नजरों में आता है, कोर्ट की नजरों में आता है, तो इट इज इक्विवेलेंट अबाउट चीटिंग पीपल विद द मनी, नॉट विद द प्रोडक्ट, विद मनी। तो पहली चीज ये है कि हमने गवर्नमेंट कंप्लायंसेस को पहले ही बहुत ज्यादा फॉलो किया है। सेकेंड थिंग, जितना पैसा हमने आर&डी में लगाया है, या हार्वर्ड में अभी हम आर&डी करा रहे हैं जो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है, अगर मैं क्वालिटी गिराता हूं सर तो मेरी रिपीट नहीं आएगी। और मेरी रिपीट अगर अगले 5-7 साल 10 साल मिनिमम नहीं आ रहा है, तो मैं तो ब्रेक इवन पे भी पंकज जी पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और कर नहीं दिया है, करते चले जा रहे हैं। रोज नए नए सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, रोज नई नई चीजों पे काम कर रहे हैं। इंडिया में आज भी हमारे पास 70 से ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट हैं जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप नहीं किए, डेवलप ही दारुजनाइन ने किए हैं।
ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट मूवर होने का मुझे बेनिफिट भी मिलता है और उसके चैलेंज भी उठाए हैं। बहुत सारे रॉ मटेरियल तो इंडिया में थे नहीं जो हमें लाने पड़े, तो उनकी बहुत कॉस्टिंग आई है, लेकिन हमने मार्केट के प्राइस के लिए बहुत लो प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल में केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को मार्केट को दिया है। तो क्वालिटी गिराने का कोई टॉपिक ही नहीं उठता सर, क्योंकि फर्स्ट डे से उस कंपनी ने काम ही उस पर किया, प्लस हमने खुद ही अपनी टीमों को एजुकेट कर दिया। क्वालिटी कब गिराई जाती थी? जब लोगों को बेवकूफ बना के प्लान पे भेजा जाता था कि प्लान चल रहा ना, छोड़ो पहले भी कौन सी क्वालिटी मिल रही थी, थोड़ी कम हो गई तो भी क्या फर्क पड़ गया है। तो हम लोगों ने तो लोगों को खुद इंग्रेडिएंट्स पढ़ना सिखाया है, खुद प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेस रख के कंपनी को खड़ा किया है और बोला है कंपनी लेड बाय प्रोडक्ट्स। तो जहां चारों तरफ प्रोडक्ट की बात होता हो और अगर कंपनी वहीं पे उसी को ढीला कर दे तो ये कंपनी ही कोलैप्स हो जाएगी सर। यहाँ पे 99.99% लोगों का एंगेजमेंट ड्यू टू कॉम्पनसेशन प्लान नहीं आया है। द रिजनाइन ने साल दर साल दिन ब दिन अपनी प्रोडक्ट रेंज को प्रूव करके ही अपनी एक एक मार्केट बनाई है। तो मार्केट जिस चीज की वजह से आती है ना सर, उसी की चीज की वजह से टिकती है। अगर आज आप कहीं टिक्की भी खाने जाते हैं और वो आदमी टेस्ट चेंज कर देगा ना सर, तो उसका बना बना बिजनेस खराब हो जाता है। तो ये गलती द रिजनाइन नहीं करेगी, इसलिए आप 100% एश्योर रह सकते हैं। वी विल अपग्रेड क्वालिटीज, नो नेवर विल डिमोट कम क्वालिटी, वो 100% है सर। सर एक और चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि आपके प्रोडक्ट पूरी तरह केमिकल फ्री हैं, तो जैसे कई लोगों से मेरी फिर बातचीत हुई तो बताया कि कहीं ना कोई केमिकल तो होता ही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपके प्रोडक्ट पूरी तरह केमिकल फ्री हैं, इसको हम किस तरीके से प्रूव कर सकते नहीं हैं? नहीं सर, मैं अनपढ़ों से बात थोड़ी ना कर रहा हूँ जो मैं दावे करूंगा। मैं बोलूंगा कि मेरा ये एक प्रोडक्ट 450 बीमारियां ठीक कर देता है, और 450 बीमारियां लिख भी नहीं सकती पूरी कंपनी की मैनेजमेंट मिलके। मैं मदारी नहीं हूँ सर, खानदानी आयुर्वेदिक दवा खाना नहीं खोल के बैठा कि मैं दावा करूंगा। डेफिनेटली जो आदमी ये बोल रहा है कि कुछ ना कुछ केमिकल तो जितेंद्र डागर ने डाला होगा या दर्ज ने डाला होगा, ऐसा वो झूठ नहीं बोले सर, हमने डाला है। और मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ बिल्कुल डाला है, 100% डाला है। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे लिखे पड़े हैं, तो अब कहानी क्यों सुना रहे हो? प्रोडक्ट उठाओ और बताओ ये वाला डला हुआ है, यहाँ डला हुआ है। मैंने ओपनली सबको क्लिनिकल स्टडीज दी है ना, पैराबेन्स की, सल्फेट्स की, नाइट्रोसामिन्स की। छुपके तो नहीं दे रहा ना, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि इस कंपनी ने पंकज जी डाले होंगे हार्मफुल केमिकल्स। मैं तो बता रहा हूँ ये वाला डाला है, ये क्लिनिकल स्टडी है। अपनी तो मैं बात नहीं कर रहा फलानी यूनिवर्सिटी ने करी है, मैं तो ओपन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ। मैं कागजों के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे खिलाफ कागजों के साथ बात क्यों नहीं कर रहे? वो कहानी क्यों गढ़ रहे हैं? कहानी क्यों? केमिकल्स डाले हैं, वो कह रहे हैं कि आप पूछ रहे हो मना करेंगे। अरे मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ डाले हैं। इतनी मेहनत तो कर लो, कम से कम एक्सपोज तो कर दो मुझे। एक व्यक्ति 4 साल से केमिकल्स की मार्केट को एक्सपोज किए जा रहा है, किसी आदमी ने उठा के कोई केमिकल नहीं बता लिया अब तक। उस केमिकल से जुड़ा हुआ साइंटिफिक एविडेंस खारिज नहीं करके दिखाया। ये नहीं बताया कि ये जितेंद्र डागर जी डालते हैं, ये हम नहीं डालते हैं, ये इसका खतरनाक प्रूफ है, ये हम रख रहे हैं। किसी के सामने आज तक नहीं रखा है। चलो छुप के डालते हैं तो एक लैब रिपोर्ट करा लो, दिखा दो, पब्लिक को भांडा फोड़ दो। दारुशनाइन हाईएस्ट ग्रोथ पे लेके जा रही है, कॉम्पिटिटर तो है ही हम आपके। एक मजबूत कॉम्पिटिटर के खिलाफ 20-30 हजार रुपए तो लगा लो यार। लोगों को फोन कर करके टाइम खराब करके उनका दिमाग खराब कर लेते हो। 30 हजार रुपए खराब कर लो, दिमाग उनके अपने आप खराब हो जाएंगे। तुम मुझे बोल क्यों रहे हो? मुझे साबित कर दो ना। जितेंद्र डागर जी तो साबित कर रहे हैं, लाइव पर भी आके साबित कर रहे हैं, पर्सनल भी साबित कर रहे हैं। ये पहले व्यक्ति है, मुझे साबित कुछ नहीं कर रहे भाई। इल्जाम लगा रहे हैं भाग रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं भाग रहे हैं। आओ, खुला मंच है, ओपन चीज है, मेरे को तो बहस भी नहीं करनी। मेरे बच्चों को डॉक्यूमेंट दे दो, प्रूफ कर दो, लैब में से केमिकल निकलवा दो। वरना मेरा कॉस्मेटिक तक वंडरफुल डायोक्सिन फ्री है, मैं लैब में फिर चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा मेरे हाथ में रिपोर्ट आ चुकी है, मैं 5-7-10 दिन बाद उसके बैनर्स फिर चलवा दूंगा। मेरा सैनिटरी पैड 1 4 डायोक्सिन फ्री है, मैं फिर बैनर चलवा दूंगा। तो जितेंद्र डागर जी तो विद प्रूफ, विद लैब प्रूफ चिल्लाते रहेंगे, ढोल पीटते रहेंगे। हाँ, वो ऐसा कुछ लैब रिपोर्ट ले आएंगे तो हम सोचेंगे सर, क्यों नहीं सोचेंगे, सोचना ही पड़ेगा, हमें 100% सोचना पड़ेगा। तो बस मैं ये चाहूंगा कि वो मेरे बारे में बुरा बोले और बहुत बुरा बोले, और वो जितना बुरा बोलेंगे मैं सबको यस कर रहा हूँ।
आज से लेके आगे तक ही ऐसे है। बस थोड़े सबूत और दे दे तो उनका काम आसान हो जाएगा। मेरा काम तो पहले से ही आसान है, मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा नहीं डालता हूँ। हाँ डालते हैं, बस तुम साबित करो बस। छुट्टी, उनसे बहस भी कौन करे, क्योंकि वो जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ जाएगी कि अच्छा तुम नहीं डालते हो ये भी तुम साबित करो। अरे जो मैंने करा ही नहीं है उसे साबित कैसे करूंगा? मैं यही मान लेता हूं मैंने ये करा है, साबित तुम कर दो बस। तो वो जो है वो उनके पास है। कहानियां सुना सकते हैं सर, सबूत नहीं ला सकते क्योंकि है ही नहीं। वो खुद भी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ से रुक गया रुक गया, सच तो कभी साबित नहीं कर पाएंगे। सच ये है, दारुशनाइन इज अ डेफिनेट गुड ऑर्गेनाइजेशन, वरना एसजीएस लैब, इकोसर्ट, यूएसएफडीए, ये सब ऑर्गेनाइजेशन, यूएसडी ऑर्गेनिक, एनपीओपी, एनओपी हमारे साथ ना खड़ा होता सर। अदरवाइज जैविक भारत में हम इकलौते ब्रांड नहीं दिखते सर। ओके सर, एक और चीज जो हमारे सामने आती है कि सर ये ठीक है सर, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बहुत अच्छा है, चीजें बहुत अच्छी हैं, फ्यूचर भी दिख रहा है, लेकिन एक चीज आती है कि सर जैसे हमने पहले भी देखा है कि कई ऑर्गेनाइजेशन आई जिनके प्लान अच्छे रहे होंगे बट प्रोडक्ट्स टाइम तक लोगों तक नहीं पहुंच पाते, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज भी सर कोई चीज होती है। तो यहाँ पे दार्जुनाइन कहाँ स्टैंड करती है, मतलब डिलीवरी प्रोडक्ट की कितने दिनों में हो जाती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक है 4 साल के अंदर, इस पे थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे। मैं ये बात कई मंच पे बोल चुका हूँ सर, अब भी कर रहा हूँ। दारुशनाइन का सोशल मीडिया मंच, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब खुला पड़ा है। गूगल कमेंटिंग खुली पड़ी है सर। आप कितनी कंपनियों के जितने के ओपन हैं वो खोल के देखिए, उन्होंने विद एविडेंसेस रखा हुआ कि प्रोडक्ट पहुंचा, घटिया हालत में था, कंपनी ने रिप्लेस नहीं करा, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। दर्जन का एक भी नेगेटिव कभी आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखता। किसी को भी फोन लगा लीजिए, एक भी व्यक्ति, पैन इंडिया हम आज सप्लाई कर रहे हैं, कोई जगह से ये नहीं आएगा कि मटेरियल हमारा पहुंचा नहीं। आउट ऑफ 1000 देर आर नॉट मोर देन 25 केसेस जहां पे प्रोडक्ट का डिलीवरी 1 या 2 दिन के लेट के अलावा हुआ हो। 10 दिन लेट नहीं हुआ हो, 20 दिन लेट हुआ हो, पार्सल गुमा, ये तो हुआ ही नहीं है। हाँ, 1-2 दिन का लेट सर सिस्टम फेलियर, सिक्स सिग्मा का रूल है। जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, सिक्स सिग्मा कंपनीज इंडिया में है नहीं ना लॉजिस्टिक्स में है, तो लॉजिस्टिक्स पार्टनर के बिहाफ पे अगर 1-2 दिन का डिले हुआ है तो वो भी हमारे यहाँ पे 1000 में से 25-30 केस के ऊपर कभी गया नहीं है। रेस्ट इंडिया में जो हमारी सर्विसेज हैं वो सभी लोग बोल रहे हैं ऑन टाइम है, चीजें हैं, लोग खुश हैं। और आज की तारीख में पूरे दारुशनाइन में, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोग आएंगे जाएंगे, जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो मेरी तारीफ ही करेंगे। जो लोग छोड़ के गए हैं उनमें से कभी कोई एक आदमी नहीं मिलेगा जो सर्विसेज के लिए छोड़ के गया हो और जो इस चीज का सबूत दे दे कि हाँ मैं सर्विसेज के लिए छोड़ के गया था। तो आज तक 4 साल में एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर भी जिस कंपनी ने ड्यू टू सर्विसेज नहीं खोया सर, मेरे हिसाब से उसका सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू काफी दुरुस्त है पंकज जी। ओके सर। सर यहाँ पे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि ठीक है सर्विसेज, और अगर हम जैसे आज ए टीम हम लोग जब से यहाँ पे आपके साथ में चीजों को शुरू कर रहे हैं, तो आपको आगे को लेके आपका क्या विजन है कि किस तरीके से आप आगे को लेके सोचते हैं आने वाले 2 साल 4 साल में, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें या और भी चीजों के वाइज देखें, तो आपका उस पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और बाकी चीज देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने विजन वहीं दिखा दी थी जब हम पहली कंपनी बने जिसने मेन रोड पे दिल्ली पे ऑफिस अपना डेडिकेट किया। जो वो प्रॉपर्टी एसेट वैल्यू हमारा है वो तकरीबन 80 से 100 करोड़ रुपए का है, जो कंपनी के लिए हमने डेडिकेटेडली डेडिकेट किया। तो वो हमारी विजन का पार्ट था कि हम कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट डे से लेके चलना चाह रहे हैं। हमें अपने बढ़ते हुए साइज का अंदाजा था, तभी हमने इतना बड़ा डेडिकेशन दिखाया। दूसरी बात, मुझसे बहुत लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं जो अभी तक नहीं हुआ कि क्या आपको इंटरनेशनल जाना है। तो मैंने एक ही चीज बोलता हूं कि अगर मुझे इंटरनेशनल नहीं जाना होता तो मैं यूएसडी ऑर्गेनिक इकोसेट की तरफ कभी भी ना बढ़ता जिंदगी में। जो सर्टिफिकेट वर्ल्ड लेवल के हैं मैं उन पे जा ही इस वजह से रहा हूं ताकि हम इंटरनेशनल जाएं। और जो कंपनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को आज से मेंटेन करके जाना चाहे वो तभी जा पाएगी जब हम अपने देश के अंदर मजबूत खड़े हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मजबूत खड़े हैं। तो बहुत जल्दी इंडिया को 4 जोन में डिवाइड करके हम एटलीस्ट 4 जोन में वेयर हाउस लाने वाले हैं ताकि डिलीवरी जो है वो सुपर स्मूथ और सुपर जल्दी हो सके, सुपर क्विक हो सके। 2022-23 अगले 2 साल में 12 से 15 हम लोगों का ब्रांच ऑफिस करने का भी प्लान है अलग अलग स्टेट्स में, उनकी कैपिटल्स के अंदर, ताकि वहां पे वेयर हाउस की जब स्टॉकिंग होगी तो हम एक स्टेट के अंदर लगभग 48 आवर्स के अंदर डिलीवरीज को मैनेज कर पाएंगे।
तो हम चाह रहे हैं कि एक्सट्रीम जैसे डे बाय डे हम बढ़ें, हमारी सर्विसेज भी उस तरीके से ग्रोथ करें। और कुछ और प्लान है जो वक्त के साथ लोगों को दिखेंगे, अभी मैं उन्हें सोशल मीडिया मंच पे तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कुछ एक्सट्रीम प्लान है जो केवल दर्जनाइन ही कर रही है। और सब अच्छा रहा तो अगले 6 महीने में पहला सेगमेंट उनका दिखने लग जाएगा। तो वो चीजें, आपका विजन क्या है उसको थोड़ा सा ताकतवर बनाने में, मजबूत करने में और मदद करेंगी। यस सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन पे चीजों को खत्म करते हैं, 1 घंटा हमारा पूरा हो गया है। तो जी जैसा आपने देखा सर, हम एज ए टीम बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत की। शायद आपको पता होगा, मेरी आपसे बात हुई थी फोन पे फर्स्ट इवेंट में, तो मैंने बोला सर मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया है इवेंट, मैं खुद 10 दिन पहले श्योर हुआ था कि भैया ठीक है कि चलो करते हैं, और मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो पता नहीं हॉल भरेगा नहीं होगा, बट ठीक है सर करते हैं। बट वो जैम पैक हो गया, ओवरलोड हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, लोग बहुत पॉजिटिवली रेस्पॉन्स कर रहे हैं, लोग वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं, वो यकीन दिला रहे हैं। तो आप मतलब मैं बस एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आप हमारी टीम को किस तरीके से थोड़ा सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम किन बेसिक्स का ध्यान रखें, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं। हमें ना किसी से हेट है, ना हम किसी से ना हमसे हमें किसी से कोई प्रॉब्लम है, ना हम इस तरह की कोई कहानियां करना चाह रहे हैं कि हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमारे सब कुछ बहुत बढ़िया, सब हम बस आगे जाना चाहते हैं। मैं एज ए पर्सनली बोलूं, मैं ग्रोथ में बिलीव करता हूं, मैं लोगों को डेवलप करने में बिलीव करता हूं। मैं अपने पास्ट में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आगे फ्यूचर की बात करना चाहता हूँ। अपनी टीम के साथ जो लोग हैं जिन्होंने विश्वास दिया है, उन लोगों के साथ आगे जाना चाहता हूँ। तो आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम किन बेसिक्स का ध्यान रखें जिससे हम सारे लोग आगे जा सकते हैं? देखिए सर, मैं इसमें बड़ा क्लियर सा एक आंसर करूंगा पंकज जी। इसमें सजेशन की कोई जगह ही नहीं है। अगर इसमें सजेशन की कोई जगह रही होती तो सर 10 दिन की तैयारी के अंदर होल नहीं भरा करते हैं। आपकी टीम क्या कैपेबिलिटी रखती है, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या कर सकती हैं, और टीम का आप लोगों के प्रति कमिटमेंट क्या है, और आप लोगों पे विश्वास कितना है अपनी ग्रोथ के लिए, वो 10 दिन की तैयारी में आप लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं। आप लोगों की ताकत क्या है, सिस्टम कितना मजबूत है, एक दूसरे के प्रति विश्वास क्या है, वो आज मार्केट में ओपनली रिस्पॉन्स है। आज मैं मार्केट को जितना डीपली जानता हूं सर, मैं एक बात जानता हूं, इतना प्यार, इतना विश्वास, इतना कल्चर दूसरी टीमों में है ही नहीं। और उसका एक ही कारण है कि उन लोगों ने बेसिक्स को अपना वजूद नहीं बनाया, उन्होंने जुगाड़ों को अपना वजूद बनाया। वो लोग सिस्टम से नहीं चलना चाहते, सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो मैं कोई नया सजेशन आप लोगों को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक सजेशन आप लोगों को दूंगा कि जो आप करते आए हैं उसकी ताकत आप महसूस कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। आज इंडस्ट्री में बड़ी से बड़ी लीडरशिप नहीं है पंकज जी, और ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। बड़ी से बड़ी लीडरशिप नहीं है जो ओवरनाइट ये काम करके दिखा सके जो आप लोगों की टीम ने एग्जीक्यूट कर दिया। और ये भी एक तरीके से पूत के पांव पालने में दिखते हैं कि टीम आगे कहाँ जाएगी। जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ करना होगा, कल को भविष्य में उन्हें इस टीम का, इस कल्चर का, इन चीजों का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जो उनके लीडर्स उनको गाइड कर रहे हैं और जिन प्रोडक्ट क्वालिटी पे गाइड कर रहे हैं ना सर, वो बच्चों को बढ़ा नहीं रहे हैं, उनकी फेस वैल्यू का इस्तेमाल करके एक दिन उनको निचोड़ के बाहर फेंक देंगे। लेकिन ये सिस्टम और आपका ये छोटी तैयारी में बड़ा सेमिनार करना इस बात का पुख्ता सबूत है कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों ने उस ग्रोथ को हमेशा महसूस किया है, और उसी ग्रोथ की वजह से आज ये जो टर्मेंडस रिस्पॉन्स आपको थ्रू आउट द इंडस्ट्री चल रहा है, ये आज उसी का नतीजा है सर। तो बस मैं एक ही सजेशन दूंगा, जगजीत सिंह साहब की एक गजल से निकलता है कि उम्र होती है जवानी की संभलने के लिए, लोग अक्सर आके इसी मोड़ पे फिसलते क्यों हैं, और अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। तो मैं सेम चीज दूंगा सर, आप लोगों का बचपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ईश्वर की तरफ से शानदार गुजरा है। आप लोगों की जवानी चल रही है, और अभी तक के सफर में होश में भी रही है, जोश में भी रही है, और बेहतरीन काम किया है। अब ये समय है कि जब ताकतवर लोग होते हैं, ताकतवर टीम होती है, तो बस उनके खिलाफ बहकाने वाले और अंग्रेजों से नफरत करने वाले लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी रखने वाले डिवाइड एंड रूल, वो अब जानवर और जीव, वो प्राणी बहुत आएंगे, वो गिद्ध बहुत आएंगे। क्योंकि उनके यहाँ के बच्चों का रिस्पॉन्स जो आप लोगों के प्रति रहा है, वो उन्हें इनसिक्योर तो बहुत कर रहा है। वो तो मुझे 5-7-10 दिन में खुद ही पता लग रहा है आउटसाइड से। तो वो जो होने वाला है, तो बस आप लोगों के लिए एक ही मैसेज है, जो आपका आपस में प्यार प्रेम है,
जो क्लाइंट्स के प्रति आप लोगों के संस्कार हैं, जो टीमों को बेसिक पे A to Z बेसिक पे बोर्ड प्लान करने की जो आप लोगों की क्षमता है, जो पेपर प्लान करने की क्षमता, और स्पेशली जो आप लोगों के सिस्टम में ताकत है, जो इस टीम की ताकत है हमारी, कि एक नए बच्चे को उठाकर कंपनी से, सिस्टम से, मार्केट से, और उसको MLM का लीडर बना देना, स्पीकर बना देना, प्रेजेंटर बना देना, इस काबिलियत को जिंदा रखेंगे, इसी पे मेहनत करेंगे। और बस इसको बदलाव नहीं करना है, हम जुगाड़ों पे नहीं जिगरे पे चलेंगे सर, बस सिंपल टीम बना के रखना है, ये चीज रह जाए। नया कोई सजेशन नहीं, जो है इसको सुपरली मेंटेन करके आगे बढ़ेंगे, बस यही एकमात्र चीज है सर। डेफिनेटली सर, जब हमने शुरू भी किया था तो हमारा यही मिशन था, इवन अभिषेक सर भी यही बोलते थे कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, हमें अपना काम करना है। और आज भी सर हमने नेक्स्ट संडे के लिए अपने हर जगह छोटे आप हैदराबाद, उड़ीसा, राजस्थान में, हर एक जगह पे, दिल्ली में, अपने हर जगह पे हमने चाहे होम मीटिंग करेंगे या जो भी करेंगे, हम बिल्कुल एक फ्रेश बच्चे को ग्रो करने पे काम कर रहे हैं। ताकि सर देखो, असली फीलिंग है कि अगर हमने उस प्रोडक्ट्स को चूज किया, अगर हमने कोई नए कॉन्सेप्ट को चूज किया है, तो हमने उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को देख के, केमिकल फ्री प्रोडक्ट को देख के चूज किया है कि हाँ, ये आने वाला समय है, ये आने वाला फ्यूचर है। और अगर हम इसमें अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली लोग हमारी मेहनत को देखेंगे, उससे हमें वैल्यू मिलेगी। तो वही चीज है, तो हम उस पर काम करेंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और बहुत जल्दी सेमिनार्स के अंदर भी आपको बुलाएंगे, हालांकि आपको मैंने बता ही दिए हैं आगे के जो भी हमारे सेमिनार्स हमें करने वाले हैं। हर मंथ हम आपको बैक टू बैक सेमिनार्स के लिए बुलाएंगे, और ये लगातार मल्टीप्लिकेशन के साथ होंगे और अलग अलग शहरों के अंदर होंगे। तो डेफिनेट ऑलरेडी सर इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं सर, मैं नहीं, मतलब अभी तक मैं बता भी नहीं पा रहा था। बहुत सारे कॉल्स, मैसेज, सर आपने क्या शुरू किया, क्यों शुरू किया। मैंने सोचा एक बार चलो लाइव कर देता हूँ डागर सर के साथ, अब लोगों को पता लग जाएगा क्या शुरू किया, किसके साथ शुरू किया, क्यों शुरू किया, अब सब लाइव में क्लियर हो जाएगा। तो अब मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, अब अपना काम कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं बार बार पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि सर प्लीज बताइए आपने क्या शुरू किया है, क्यों शुरू किया है। तो मुझे लगता है उन लोगों को क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने ये लाइव आज फाइनल प्लान किया था, क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे। तो मैंने सोचा कि एक बार सुन लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, किसके साथ शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या शुरू किया। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपने काम में लग सकते हैं, हमें अपने काम से मतलब है सर। तो डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। आ गया, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच।